हेलो स्टूडेंट, आज देखिए ये 12th की VVI हम लोग हिस्ट्री की 10 क्वेश्चन हल करेंगे और ये जितने भी पूछिए मान लीजिए 99% पूछी जाएगी। कन्फर्म 99% जितने भी क्वेश्चन होगी वो टोटल यानी कि 100% मानिए कि पूछी जाएगी। और आज की पहली क्वेश्चन है पुरातत्व क्या है। पुरातत्व क्या है मतलब पुरातत्व मतलब पुरानी वस्तु। पुरातत्व जूली सुनाई दे रही है ना। पुरानी वस्तु वैसी वस्तु या वैसी सामग्री जो खुदाई करने के बाद निकलता हो, पता चलती हो कि ये काफी वर्ष पुराना हो, या 5,000 वर्ष पुरानी हो या 10,000 वर्ष पुरानी हो, तो उसे पुरातत्व कहते हैं। उसका पुरातत्व की जानकारी हम लोगों को इतिहासकार के थ्रू मिलती है, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो या पेपर के माध्यम से हो या किसी बुक के माध्यम से हो। तब हम लोग जानते हैं हाँ ये हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरे है। हाँ पता चली कि हाँ ये स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला। ये पुरातत्व था। ये क्या था? पुरातत्व था। और उसकी अंदाजा लगभग 5,000 पहले की गई है। कितने वर्ष? 5,000 पहले की गई है। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता पुरानी सभ्यता मतलब पुरातत्व, उससे प्राचीन सभ्यता यानी कि उस सभ्यता की बताई जाती है कि जितनी भी सामग्री थी वो जितने भी सामग्री मिली उसे ही पुरातत्व कहें। क्या कहें? पुरातत्व। और C40 विधि द्वारा क्या होती थी, उसकी पता लगाई जाती थी कि ये कितने वर्ष पुरानी है। और इतिहासकारों ने कहा जितनी गहरी जितनी अंदर, ठीक है, जितना नीचे होगी वस्तु उतनी ये पुरानी होगी। इतनी क्या होगी? पुरानी होगी। C40 विधि ने इसकी जांच करते थे। कोई दिक्कत नहीं, पुरातत्व आएगा लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपकी दूसरी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता को संक्षिप्त वर्णन करें। अब हड़प्पा सभ्यता क्या करना है? संक्षिप्त में वर्णन। ठीक है, गौर से सुनिएगा। संक्षिप्त में वर्णन कहने का मतलब क्या था? संक्षिप्त क्या होती है? तो हम लोग ये देखें कि मेन चीज क्या होता है कि पूरी तरीके से डिटेल में जानिए, डिटेल में बताइए। जैसे कहते हैं कि राम एक लड़का है, इसको संक्षिप्त में वर्णन करो। एक ऐसा लड़का है, किस प्रकार का लड़का, व्यवहार का, इसलिए तो उसी तरीके से A to Z यानी कि इसके बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता एक बताइए कि एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, जहां नगर लगती थी। क्या लगती थी? नगर प्रणाली, जिसमें कहा जाता है कि जितने भी यहाँ व्यक्ति है देश विदेश आके लोग यहाँ व्यापार करते थे, देश विदेश से, दूर दूर से। और हड़प्पा सभ्यता का पहले हम लोग एक जान ले कि खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ये दयाराम साहनी ने कब किया था? तो 1921 में इसकी खोज की गई कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ है और ये इतना से इतना बड़ा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता यानी कि इसकी क्षेत्रफल यानी कि लगभग बताए जाते हैं कि इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर और चौड़ाई 1100 किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताया गया। क्षेत्रफल लगभग 1,72,000 से ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, इसको गुना करने पे। चलिए ठीक है, तो ये इसका यानी कि लंबाई चौड़ाई थी किसका? हड़प्पा सभ्यता। और ये कहा जाता बहुत बड़ा नगर था। लोग यहाँ पे बोलते हैं व्यापार करने आते थे। वो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद चंद्रपुर मिला, मोहनजोदारो मिला, लोथल मिला। ये सब उसी का एक नगर बताया गया। ये सब उसी का नगर बताया गया और ये बहुत बड़ा नगर सब होते थे। अब वहां के नगर प्रणाली कैसे होते थे? तो नगर प्रणाली कैसा था? तो नगर प्रणाली यहाँ पे कहा जाता कि सड़क व्यवस्था। तो उसकी सड़क व्यवस्था है ना, उसकी बताई जाती कि सड़क काफी चौड़ी होती थी। नगरों की सड़क की चौड़ाई लगभग 9.5 मीटर होता था। लगभग कितना? 9 चौके 36, लगभग 40 फीट के करीब होता था। उसकी चौड़ाई रोड की कितनी होती थी? 40 फीट के करीब। और ये काफी लंबा, कहा जाता है एकदम सीधी लंबी सी यानी क्या होती थी? रोड होती थी। किसकी? नगर की, हड़प्पा सभ्यता की, नगर की। उसके बाद गलियों की लंबाई बताई जाती है 3.66 मीटर, जिसमें इसको कहा जाए 3 ये एक तरीके से 12 से 13 मीटर फीट बताए जाते हैं कि क्या है कि फीट वो क्या थे कि चौड़ा थे। गली की लंबाई हम लोग क्या होते? गली ऐसे होती है जो हम लोग ऐसे करके जाना पड़ता है कि नहीं? एकदम छोटी सी गली होती है। मार्केट में हम लोग देखेंगे वहां 12 से 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट के करीब सब क्या होते थे? गली की होती थी व्यवस्था। ठीक है, ये सड़क व्यवस्था। ये कौन सी व्यवस्था? सड़क व्यवस्था। और काफी बेहतर था। इसके अलावा क्या है कि दोनों तरफ क्या होते थे? नाले बने हुए होते थे। ठीक है, चबूतरे बने होते थे। चबूतरा इसलिए बने होते थे कि वहां पे दुकानदार कोई सामान बेच सके। क्या बेच सके? सामान बेच सके। इस तरीके से सड़क व्यवस्था थी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अगली पॉइंट अब दूसरी है, लिखा कि जल निकल प्रणाली क्या थी? अब जल निकास प्रणाली क्या थी? तो जल निकास प्रणाली मतलब वैसा व्यवस्था
वहां पे व्यवस्था थी ना जल निकास प्रणाली की बहुत ही बेहतर थी। बताई जाती है कि जो भवन होते थे ना, भवन यानी कि जो घर होता था, हम लोग मार्केट में देखेंगे तरह तरह के घर, उसी तरीके से जो घर होते थे ना वो घर बताए जाते हैं कि बहुत बेहतर घर बनता था। और घर बनने के बाद जो सड़क यानी कि जो बना हुआ था नालियों वाला, ठीक है, कौन वाला, नालियों यानी कि गली वाला, तो उस सड़क से बताए जाते हैं कि घर वाला इस नाले में पानी आता था, छोटे वाले नाले में, और ये होते हुए बताई जाती है कि बड़े चौड़े यानी कि 40 फीट वाले सड़क में क्या होते थे, इसके काते कात नाला बने होते थे, और इस नाले में जाके क्या होते थे, कांटेक्ट किया जाता था। इस नाले में दोनों तरफ नाला बने होते थे, इस नाले में जाके क्या करते थे, कांटेक्ट, मतलब जल निकास प्रणाली, मतलब कि भवनों से लेकर बताए जाते हैं कि पहले छोटे छोटे नगरों यानी कि नगरों गलियों वाले नालों में होके बड़े नगरों वाले जाके रोड वाले नाले में जाके पानी मिलती थी। तो जल निकास प्रणाली मतलब जल बाहर निकालने का प्रणाली तौर तरीका कैसा था, तो वहां बेहतर थी। ठीक है, और आज हम लोग क्या देखते हैं, क्या कहते हैं कि जितने भी कचरे होते हैं तो हम लोग नाले में ही फेंक देते, पर वहां पे नाले का व्यवस्था भी बताई जाती कि नाले जो बने हुए थे ना उसमें पत्थर ढाला हुआ था, क्या पत्थर डाला हुआ था, जगह जगह बताई जाती, कुछ कुछ जगह पे खोली के छोड़ दिए जाते थे, इसलिए क्योंकि नाला साफ करने में आसानी हो। और उसी नाले के ऊपर चबूतरा बने होते थे, क्या बने होते थे, चबूतरा, जो दुकानदार सामान बेचता था, कोई व्यापारी उसपे चबूतरे पे खड़े होकर क्या करता था, सामान बेचता था, कोई दिक्कत नहीं आते। अगर कहा जाए कि जल निकास प्रणाली क्या है बता सकते हैं, लिख सकते हैं, जूली जी समझ में आ रही है, लिख लीजिएगा ना। आप देखिए अगले आपकी क्या है, तीसरी पॉइंट है स्नानागार। वहां पे बताई जाती है कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है मोहनजोदड़ो। कौन, मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा, और उन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज किया, और उन्हें पता चला कि वहाँ स्नानागार है। कौन है, स्नानागार, जो आज की डेट में हम लोग कहते हैं स्विमिंग पूल। कौन, स्विमिंग पूल, जो भी हो, ठीक है, तो वो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, नहाने का व्यवस्था। तो स्नानागार वहां पर चली थी। उसकी बताई जाती कि जो लंबाई होती थी ना, उसकी लंबाई होती थी कितना होती थी, 39 फीट। चौड़ाई कितना होता था, तो 23 फीट। कितना चौड़ाई होती थी, 23 फीट, 39 फीट 23 फीट। सोचिए कि इसकी लंबाई चौड़ाई होती थी, ठीक है। और इसकी गहराई मतलब बीच में गहराई जो होती थी ना वो 8 फीट की होती थी। कितने फीट की, 8 फीट की। कहाँ, स्नानागार, कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। और उन्होंने पता करके बताया कि हाँ यहाँ स्नानागार मिला, और वहाँ इनकी क्या स्नानागार मिला, और इन प्रकार की प्रक्रिया थी, जहाँ 39 और 23 फीट लंबाई चौड़ाई थी, और गहराई कितनी थी, 8 फीट थे। आज हम लोग क्या करते हैं, 5 से 4 फीट ही उसकी गहराई रखते। काफी जगह व्यक्ति जहाँ कहते हैं कि स्विमिंग करने आता है लोगों को, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा गहराई रखते हैं, जो उस प्रकार की प्रणाली हो सकते हैं। तो स्नानागार के बारे में भी समझ किया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखिए कि अन्नागार, क्या, अन्नागार, क्या रखने की जगह, अनाज, ठीक है, गेहूं मकई, कहते हैं ना कोठी में हम लोग गेहूं मकई रखते हैं। हम लोग यहाँ भी देखे होंगे कोठी पे, चौक पे क्या थी, कोठी थी पहले, आज तोड़ दी गई है कि नहीं। पुरानी अंग्रेज को सभ्यता की कोठी थी, बहुत बड़ी बनी हुई थी। तो अन्नागार मतलब क्या है, तो अनाज रखने की कोठी, बड़ी से बड़ी कोठी बताए जाते हैं कि इस कोठी की है ना, सिर्फ लंबाई बताए जाते हैं कि कितना थे, 45 पॉइंट कितना है, 45.72 मीटर, क्या मीटर। अब इतने मीटर, अब इसको फीट में ट्रांसफर कीजिए, लगभग 200 फीट से ऊपर जाता था, 200 फीटों से 150 फीटों से ऊपर था, क्या, अनाज रखने का घर, रूम, ठीक है। कितना फीट से, तो 200 फीट से, यानी कि चौड़ाई लंबाई ज्यादा थी। इसके बाद 22 फीट मतलब इसका आधा चौड़ाई थी, ठीक है, 22 मीटर इसकी चौड़ाई थी। लंबाई कितनी थी, 45.72 मीटर, मतलब कि क्या थी, लंबाई थी। तो इतने बड़े यानी क्या होते थे, अनाज रखने की गोदाम होती थी उनकी, खूब अनाज यानी कि बहुत अनाज रखते थे। एक तरीके से कहते हैं ना कोठी, अन्न रखने की व्यवस्था, किस रखने, क्या रखने की, अन्न रखने की व्यवस्था। ये कोई दिक्कत नहीं है, तक ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे लिखा हो क्या, ईंट, क्या लिखी हुई है, ईंट। तो यहाँ पे ईंट भी की उन लोगों को जानकारी थी, पक्की हुई ईंटों की जानकारी उन लोगों के पास था, पक्का की ईंट का प्रयोग करते थे। बताया जाता है कि एक ईंट की लंबाई है ना 18-17 इंच का होता था। कितना इंच का, 18 से 17 इंचों की होती थी। और इसकी चौड़ाई, इसका डायरेक्ट आधा करिए तो 9 इंच। कितना इंच की चौड़ाई होती थी इनकी, 9 इंच की चौड़ाई होती थी, ठीक है। लंबाई 18 और चौड़ाई
9 इंच की होती थी। और इसकी मोटाई है ना 3 से 4 मीटर, 3 से 4 इंच का होता था। कितना? 3 से 4 इंच का इसकी मोटाई होती थी। ये कितना मोटा है? तो 3 से 4 इंच का, जो आज भी मौजूद होती है 3 से 4 इंच। पर ईंटे की जो लंबाई हो चौड़ाई होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तो ये ईंट भी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखा कि पेयजल मतलब पीता कैसे था पानी, कहाँ से लाके पीता था? उस समय में क्या थे, क्या रिफाइनरी था? रिफाइन करके पिया जाता था। आरओ मशीन था उस समय भी तो नहीं थी। तो वो सब क्या करते थे, तो वहां कुआं होते थे। क्या होते थे? कुआं। लगभग बताए जाते हैं कि एक घर के बाद एक घर बीच करके एक घर बीच करके कुआं मिलते थे। लगभग 700 कुआं पाए गए हैं। कितने? 700 कुआं पर पाए गए हैं। उसी से कहते थे लोग सिंचाई होता है। लगभग है ना 700 कुएं पाए गए। कितने? 700 कुएं पाए गए। और वहां भी कहा जाता है कि यही पेयजल मतलब कि पानी की व्यवस्था, पीने की जल उसी से थी। और उसी से अधिकतर सिंचाई भी करती थी। वहां नहर की व्यवस्था भी थी, नदी भी थी। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बगल में कौन सी नदी थी? तो रावी नदी थी। कौन? रावी नदी थी। और मोहनजोदड़ो के सिंधी। ठीक है, इन प्रकार की नदियां वहां अवस्थित थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई। अब अगली क्वेश्चन है, गांधार कला शैली क्या है? अब गांधार कला शैली क्या है? तो बताया जाता है कि गांधार कला शैली मतलब जितने भी शैली के विकास हुए ये सातवाहन काल में हुए विकास। कुषाण काल में, किसके? कुषाण वंशों के काल में खूब विकसित हुआ। क्या? कला। क्या विकसित हुआ? कला। बताया जाता है कि उस समय काबूर नाम का एक जगह था, जो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता घाटी के ऊपर की स्थल थी। ठीक है, उन स्थलों पे बताए जाते हैं कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। किसकी? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। और जितने भी मूर्ति बनाने वाला था सब यूनानी था। कौन था? यूनानी था। कहा जाता था कि खूब मूर्ति बनाते थे वो सब। बताया जाता है कि यूनानी की कला थी और यहाँ की सामग्री थी। यूनानी की क्या थी? कला थी और यहाँ की सामग्री थी। तब मिलकर बताए जाते हैं कि कला का निर्माण हुआ। तो ये गांधार एक जगह है वहीं का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऊपरी परत का जगह का। और उसी जगह ये कला को विकसित किया गया, इसलिए इसे गांधार कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधार कला शैली कहा जाता है। वहां यहाँ के और कहा जाता था कि इसमें जितने भी यूनानी जो बनाते थे क्या मूर्तियां बुद्ध के जो भी बनाते थे, तो उसमें कहा जाता था कि वो तो बना लिए तो पर हिंदुस्तानी जैसा भाव उत्पन्न नहीं कर पाता था। जैसे कहते हैं ना लोग हंस रहे हैं, आज हम लोग पीक लेते हैं तो जैसे मुस्कुराहट होती है वैसी एकदम दिखते रहते हैं कि वाह क्या मुस्कुरा रहे हैं, शानदार लग रहा है, ये सब हम लोग ड्रेक दी जाती है। तो उस मूर्ति में क्या होती थी कि यूनान ऐसा प्रकाशित नहीं कर पाता था, भाव उत्पन्न नहीं होती थी। लगता था ये लगना चाहिए कि हाँ मूर्ति मुस्कुरा रही है। मूर्ति क्या हो रही है? मुस्कुरा रही है। पर यूनानियों में एक खासियत नहीं था, उनके पास कला था। जब हिंदुस्तान वासियों ने जैसे अमरावती में बनाया, मथुरा में बनाया, तो उन सब जगहों में भाव दिखना स्टार्ट हो गए। ये गांधार से कला चल के मथुरा अमरावती तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा? अमरावती तक पहुंचा। और यही शैली को बताए जाते हैं कि गांधार कला शैली कहा जाता है। यहाँ किसकी मूर्ति बनती थी? बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। अधिकतर से अधिकतर बुद्ध की मूर्तियां यहाँ पे प्रतीक किया जाता था। फिर उसमें मथुरा में आया तो काफी ऐसे भगवानों की मूर्ति बनी। अमरावती में आया तो वहां भी काफी ऐसे भगवानों की मूर्तियों को वर्णन कहा गया। ये गांधार कला शैली शायद आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये कुषाण वंश में इसकी यानी कि नींव डाली गई थी और कुषाण वंश से ही ये स्टार्ट हुए थे ये कला शैली को। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपकी अगली क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अब ये और इम्पोर्टेंट बोले ना कि भी एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आना ही आना है, नहीं आएगा हम लोग खींच के लाएंगे। ठीक है, अशोक के अभिलेख से आप क्या समझते हैं? या कोई एक क्वेश्चन रहेगी, अभिलेख की शुरुआत किसने किया? सर्वप्रथम अभिलेख किसने किया था? अशोक ने किया था। ये निश्चित है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में मिला के पूछी ही जाती है और 100% क्वेश्चन इस सब चीजों से टकराती है। अब यहाँ पे लिखा कि अशोक के अभिलेख, तो अशोक का जो अभिलेख था ना, ये पहली बार अशोक ही अभिलेखों की शुरुआत किया था। किसने शुरुआत किया था? अशोक नहीं, वो अपनी सभ्यता में बताई जाती है कि अशोक ने शुरुआत किया, जगह जगह पे अपने बारे में लिखवाया, राजाओं के बारे में लिखवाया, अपने सिंहासन के बारे में लिखाया। अब बताए जाते हैं कि अभिलेख, और यहाँ पे लिखा कि शिलालेख, अभिलेख कितने प्रकार के उन्होंने बताया? 3 प्रकार के, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार के लेख बताए और सबसे ज्यादा अभिलेख का प्रयोग शिलालेख का किया गया। किसका? शिलालेख। और ये कितने शिलालेख कितने थे?
14 थे। कितने प्रकार के थे ये? 14 थे, जिसमें आते थे यानी कि सिंहासन का प्रतीक, धाम का प्रचार, धर्म के नियम, धर्म की सभ्यता, धर्म के शास्त्र, धर्म के यानी कहा जाए नियम कानून तौर तरीका जितनी भी था ये सिल्लों पे ये लिखवाते थे। कहाँ लिखवाते थे? सिल्लों पे। कौन लिखवाते थे? अशोक लिखवाते थे। ठीक है, शिलालेख कहा जाता था। काफी ऐसे बताई जाती कि जैसे मूर्तियां बनती थी ना, वो मूर्तियां बनने के बाद उसके नीचे देखिएगा कि एकदम खोद के लिखवाते थे नाम, उसी को कहते हैं लेख। लेख लेख शिलालेख। ठीक है, सिल्लियों पे लिखी गई लेख को क्या कहते हैं? शिलालेख। कोई दिक्कत नहीं आता। अगर ये कितने प्रकार के थे? 14 प्रकार के। किसके दौर में? अशोक। किसने लिखवाया? अशोक ने। ये किसके अभिलेख है? अशोक का। अब आते हैं स्तंभ लेख। क्या? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख कहने का मतलब किसी भी स्थान पे लिखी गई लेख को स्तंभ लेख कहते हैं। जैसे होती क्या कि राजा क्या करता था कि अपनी कहानी का, चाहे वो भागते दौरान हो या कहीं भी हो, वो क्या करता था किसी नीचा में क्या होता था कि जमीनों पे या पृथ्वी पे कहीं पे भी ऊंची दीवाल पे वो क्या करते थे? लिख देते थे। ठीक है, लिख के क्या होता था उसे ढक दिया या कुछ कर दिया तो जानकारी मिल जाती थी कि हाँ ये राजा के प्रति ये पीछू लगा हुआ है से, यानी कि इसको बचाना है। तो उस लेखों से पढ़ के लोग कहते थे। तो स्तंभ लेख, किसी स्थान पे लिखी गई लेख को ही स्तंभ लेख कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते थे? 6 प्रकार के होते थे। ठीक है, और 6 तरीकों से इस पे वर्णन किया जाता था। अब आते हैं गुहा लेख। क्या? गुहा लेख कहा जाता था कि राजा क्या होते थे कि देखते थे कि वो भागने के दौरान किसी गुफाओं में छुपता था। कहाँ छुपता था? गुफा में। राजा अधिकतर क्या होते थे? राजा गुफाओं में छुपते थे। छुपने के दौरान उसी गुफा में अपनी पूरी कहानी लिख देता था कि ये राजा है, ये पूरी कहानी लिख देता था। ठीक है, ये 3 तरीकों से लेख लिखी जाती। तो राजा क्या करता था कि वो अपने गुफा में जाकर छुपते थे और छुपने के बाद वहीं अपनी पूरी कहानी लिख देता था। हिस्टोरिकल जितनी भी होती थी वो पूरी ओटीजन लिख देता था। और लिखने के बाद होता था कि बाय चांस उसी गुफा में मर गया तो इसकी कहानी पता चलती थी कि हाँ ये राजा इस गुफा में आया। यहाँ तक कहते हैं ना, जैसे आजकल हम लोग कहते हैं डायरी लिखना, उसी तरीके से गुफा में। और ये 3 तरीकों से लेख लिखा जाता था। और गुफा में लिखी गई लेख को ही गुहा लेख कहते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन आएगी अशोक के अभिलेख से आप क्या समझते हैं लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? 14 प्रकार के। 3 प्रकार के। और शिलालेख के 14 प्रकार, स्तंभ लेख के 6 और गुहा लेख के 3। और ये तीनों तरीके से ये तरीका था ये। ठीक है, और शिलालेख के लिखने की तरीका मतलब कि कैसे कौन कौन लिखा है इन्होंने लिखा है। बताइए कि अशोक ने अपने जीवन में 84,000 अभिलेखों का वर्णन किया था। कितने हजार का? ठीक है, ज्यादा है क्या? 1 दाई सैकड़ा 1000 10,000। ठीक है, 84,000 अभिलेखों का उन्होंने क्या किया था? वर्णन किया। और अभी तक कितने लेख मिले? 40। और 40 को अभी तक पढ़े गए हैं। कितने का पढ़ा गया? 40 को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आएगा बना लीजिएगा। देखिए ये भी हम तो वीडियो को यहाँ तक अंत करते हैं। आगे अगली पॉइंट हम लोग अगले क्वेश्चन अगले यानी कि वीडियो में देख पाएंगे।